चलो बच्चों, तो हम लोग करेंगे 30 मिनट्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। उसकी पूरा रिवीजन हर टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे भी कोई भी चीज आपकी मिस ना हो विद इन 30 मिनट्स। और हाँ, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे टॉप क्वालिटी फिजिक्स मिलेगी एंड सुपर सुपर इजी अरविंद एकेडमी चैनल पर। अच्छा, कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका उनको पीडीएफ मिल जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। फिर उस ऐप में आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं। अनलॉक होने का मतलब है आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको देता रहता हूं अपडेट्स और गाइडेंस, जिससे कि आप जो मेहनत करें उसका 100% रिजल्ट आप लेके आ पाए। आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ये पीसीबी का भी है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का अलग अलग भी है, और पीसीएमबी का भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें झोंक रखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होने का मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पेपर थोड़ी आउट कराया है, लेकिन ये बात पक्की है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, जो कि आप आसानी से लगा पाएंगे बेटा। ये फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागने की आपको जरूरत नहीं है, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अच्छी खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे फिजिक्स पीसीएम में, फिजिक्स पीसीबी में, वहां पर मैं आपको फ्री गिफ्ट के तौर पर एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स, यानी पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स की जो है उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे मेरी सुपर इजी भाषा में, जिससे आप अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम पे ले सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से लगा लीजिए मेहनत करके, और फिर समय बचाकर एनसीईआरटी भी आप चाहें तो लगा ले, तो पक्के तौर पे आपका काम बन जाने वाला है। जो बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई कोर्सेज दिखेंगे जो आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां पर दिखेगा, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं हम लोग शुरू, यानी करते हैं पढ़ाई को। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। जो परपेंडिकुलरली किसी सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से, और फाई के नीचे सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं बी, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। आप चाहें तो लिखिए, वरना कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाता है फाई से। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा आपको मालूम है, लेकिन प्लस और माइनस हो सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव ये हो सकती है। एसआई यूनिट होता है इसका वेबर, और फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का है बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का, यानी डॉट प्रोडक्ट बी और ए का, जिसे बी ए कॉस थीटा भी लिखते हैं। थीटा एंगल हो गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन साहब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो घटना है, वो फिनोमिना है, जहां पर प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सर्किट अगर क्लोज है तो बन जाती है इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण, तो इस घटना को या फिनोमिना को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो घटना जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल एज दैट। आपके यहां लिखने को आता है तो प्रेम प्रेम पूर्वक इसको लिख सकते हैं। इस इवेंट को, इस फिनोमिना को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए जो फैराडे और हेनरी इनके आविष्कारक माने जाते हैं, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। तीनों एक्सपेरिमेंट हमें समझने हैं। पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली, जो जिसको स्टेशनरी यानी रोक के रखा, रुका हुआ रखा, और मैग्नेट को मूव किया। दूसरे में क्या किया कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव किया, ऊपर वाले का उल्टा। ऊपर वाले में मैग्नेट मूव कर रहे हो, नीचे वाले में कॉइल मूव कर रहे हो। और तीसरी बात में 2 कॉइल ली, नेबरिंग कॉइल, उसमें एक में चेंज
वैरिंग करंट की मदद से हमने देखा कि दूसरे कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। तो एक एक करके तीनों एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमने इस कॉइल को स्टेशनरी रखा है, स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट्स, ये मैग्नेट मूव कर रहा, हम आगे ले जा रहे हैं इस समय। तो जब मैग्नेट को आप आगे ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है इस कॉइल के अंदर। और जब इसको रोक देते हैं मैग्नेट को, तो यहां पे करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। और जब मैग्नेट को हम पीछे ले जाते हैं, या तो आगे ले जा रहे थे, जब पीछे ले जाते हैं तो हम देखते हैं फिर से करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन पहले वाली की डायरेक्शन से अपोजिट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज हमको दिखाई पड़ती है, मिलती है। तो ये बातें मैंने यहां लिख भी दी है, जैसे कि आप पढ़ते वक्त उसको ध्यान दे सकें कि भैया आप जब मैग्नेट को मूव करते हैं तो उसके अंदर करंट मिलती है, और अगर रिलेटिव मोशन यानी कि इस मैग्नेट को रोक देते हैं तो उस समय करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या था कि ये जो मैग्नेट था वो स्टेशनरी था, V बराबर 0 लिखने का मतलब है रुका हुआ है। और ये जो कॉइल में पहिए लगा दिए, एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया, इसको मूव कर रहे हैं। तो कॉइल को हम आगे ले गए तो हमने क्या देखा कि फिर से इसके अंदर करंट फ्लो होने लगी। फिर इसी कॉइल को हम पीछे ले गए, मैग्नेट को रोके रह के, फिर से करंट प्रोड्यूस हुई, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऊपर वाले पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में रहा। और ये करंट अगर इस कॉइल को हम तेजी से आगे ले जाते हैं या तेजी से पीछे ले जाते हैं तो हमने देखा कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी जो रफ्तार है आपकी, वेलोसिटी है, उसको ज्यादा करने पे यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये रिजल्ट जो आए थे वो पहले एक्सपेरिमेंट के समान ही थे, वो सेम रिजल्ट आपको मिले थे। अच्छा, तीसरी बात देखते हैं। ये दो कॉइल ले ली। पहली कॉइल में जब हम स्विच को ऑन करते हैं यानी करंट चालू करते हैं, तो मान लीजिए इसकी करंट हमारी 5 एंपियर तक जानी है इस कॉइल, प्राइमरी कॉइल यानी एक कॉइल में। तो ये 5 एंपियर कैसे जाती है ना, 0 to 5 एंपियर तक की जर्नी लेती है। जर्नी का मतलब 0 से 1 एंपियर, फिर 2 एंपियर, ऐसे बढ़ती है, बहुत कम समय में बढ़ती है लेकिन समय लेती है। तो जब ये करंट यहां से लेकर 5 एंपियर तक बढ़ेगी तो करंट में होगा चेंज, और करंट में चेंज होगा तो इस कॉइल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ये फ्लक्स यानी कि इसमें जो सेकंड वाली कॉइल थी, हमने क्या देखा, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा रखा था डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए, इसमें भी करंट फ्लो हुई। और जब हमने स्विच को पहले ऑन किया था, फिर स्विच को ऑफ किया, तो फिर से यहां पर करंट पैदा हुई मोमेंटरली, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन पहले वाले की अपेक्षा अपोजिट डायरेक्शन में रहा। यानी स्विच ऑन किया तो भी करंट मिली सेकेंडरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल है देखिए, और जब स्विच ऑफ किया तो भी करंट मिली। फर्क ये रहा कि पहली बार जिधर डायरेक्शन था करंट का, सेकंड स्विच ऑफ करते वक्त करंट का डायरेक्शन पलट गया, है ना। अब ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट हुए तो उनका कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट किए, दो मेजर कंक्लूजन्स आए। पहला कंक्लूजन क्या था कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, यानी क्लोज सर्किट से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है जब वो बदलाव लेता है तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। पहली बात समझ में आई है ना, कि जब भी क्लोज सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो करंट पैदा हो जाती है अगर सर्किट क्लोज है तो। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि हायर द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाता है जो उस कॉइल से लिंक्ड है, तो करंट का वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी। ये कंक्लूजन थे इस एक्सपेरिमेंट के। अब इसी एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन थे उसकी बेसिस पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना दिए गए। ये जो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इसका ब्रॉडरली दो भागों में डिवीजन है। पहला लॉ जो है वो फैराडे लॉ है बेटा, और दूसरा लेंज लॉ है। बेसिकली फैराडे लॉ के भी दो लॉ होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को
गवर्न करते हैं, यानी इसकी आत्मा यहीं बसती है। अब फैराडे लॉ की बात करते हैं। फैराडे लॉ के भी दो लॉ हैं। तो फैराडे लॉ पहला क्या बोलता है कि अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो बदल रहा है तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और कॉइल अगर क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी, और इस फिनोमिना को वो कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहला लॉ हो गया। जो कंक्लूजन निकला था ना एक्सपेरिमेंट से, वही लॉ बन गया कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अगर बदल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और सर्किट अगर क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी, और ये पूरा फिनोमिना कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे का सेकंड लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हो रहा है वो आखिर कितना पैदा होगा, है ना। तो वो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ये फैराडे साहब बता दिए। ये मैग्नीट्यूड के लिए दो डंडे या मॉडुलस साइन लगाया हुआ है यहां पर। तो d∅dt बराबर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अगर उस कॉइल के अंदर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक टर्न में d∅dt यानी E बन रहा है, तो n टर्न्स वाली कॉइल में कितना होगा, n∅dt। और एक माइनस साइन और आ जाता है। तो ये माइनस साइन कहां से आया, ये लेंज लॉ से आया। और ये लेंज लॉ के आने के बाद क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमेशा जो फ्लक्स में चेंज होता है उसका विरोध करती है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही बात यहां पे भाषा में लिखी हुई है। जिसके माइनस साइन का मतलब है कि जो d∅dt है उसका अपोजिशन E कर रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह पैदा होगा, या इंड्यूस्ड एरे करंट इस तरह पैदा होगी कि बढ़ने से रोक सके। और घट रहा है फ्लक्स तो वो कोशिश करेगा कि ना घटे। बढ़ रहा है तो ना बढ़े, घट रहा है तो ना घटे। यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ को थोड़ा और इलोबरेट कर लेते हैं और लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लेंज लॉ लिखने को भी आता है। तो देखिए, दो बात एक है, दो तरीके से कही गई है। पहला क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a circuit is such that it opposes the cause which it produces it। यानी जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद पैदा हो रही है। जिससे पैदा हो रहे हैं उसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसी बात को दूसरे रूप में कैसा कहा जा रहा है, इट अपोजेस, यानी इंड्यूस्ड करने की जो डायरेक्शन है, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ज्यादा सरल है लिखने में। मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का विरोध करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। है दोनों बातें एक ही। तो लेंज लॉ को लिखने को आवे, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। थोड़ा इसको और समझते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को, जैसे बात पक्की हो जाए। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, आपके ऐसे सवाल भी आएंगे डायग्राम बना के। ये कॉइल लिए और इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में एरो इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। अब अगर आप कॉइल को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जब इसको आगे ऐसे निकल रही हैं, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। पहले 50 जा रही थी, अब आगे बढ़ा दिया तो 100 जाने लगेंगी। तो ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड करंट का ऐसा डायरेक्शन होगा कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोक सके। यानी ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड वाला है वो इसकी विपरीत दिशा में बनाए रोकने के लिए। तो ये कब बनेगा, तो आप लूप रूल जानते हैं कि आप अगर राइट हैंड को, पंजे को करंट की डायरेक्शन में मोड़ें तो अंगूठा डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस कॉइल में हमने अंगूठा ऐसे पंजा मोड़ा तो अंगूठा किधर दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इसमें करंट आपको फ्लो होने लगी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल इसलिए बना कि ये मैग्नेट आगे आने से इसको रोक सके, विरोध करना है ना। और यहां पर ये जब आप दूर ले जाओगे तो यहां नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि दूर ना जाए, तो ये साउथ पोल बना देगा। और साउथ पोल में किस तरह करंट फ्लो होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इसका मतलब कुल मिला के करंट का डायरेक्शन किधर है कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा था पहले में तो ना बढ़े, अगले में घट रहा है
तो ना घटे। और लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आपके यहाँ सवाल पूछा जाता है कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, तोड़ता है या फॉलो करता है? तो आंसर फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? जो आप इस चुंबक को आगे ले जाने में जो मैकेनिकल एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, वही इस करंट के फॉर्म में, इंड्यूस्ड करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आप वर्क डन कर रहे थे चुंबक को हिलाने में, वही वर्क डन इलेक्ट्रिकल यानी करंट के फॉर्म में सेव होता है। दिस इज द रीजन कि ये लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। बड़ी सुंदर बात, आप समझ में आएंगे। अगली बात आती है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल, कई बच्चों को है कि मोशनल ईएमएफ कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में है। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है उसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? E इज इक्वल टू BLV। अगर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप किसी कंडक्टर को मूव करते हैं और उस कंडक्टर की लेंथ L है और उसके मूव करने का स्पीड जो है V है, किधर है? इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो वैल्यू आती है वो आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की BLV के बराबर। इसको याद रखिएगा, इस पे सवाल आपको मिलेंगे बेटा। अब अगली बात की मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। अगर एक रॉड को आप इसके एक सिरे पर फिक्स कर दें, पाइवट कर दें, मतलब खूंटा लगा दें, खूंटी लगा दें, और इसको रोटेट करने लगे ऐसे एक सर्कुलर फैशन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में है जैसा आपको दिख रहा है, और इसका यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो इसके O और एक सिरे, O और A दोनों सिरों के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। उसकी वैल्यू होती है हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ओमेगा या रेडियस इस सर्किल का, और ओमेगा है इसकी एंगुलर स्पीड। तो मेटेलिक रॉड को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो इंड्यूस्ड इमोशनल ईएमएफ हाफ BL स्क्वायर इंटू ओमेगा आपको मिलने वाला है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए, ये नॉर्थ से साउथ यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और करंट प्लस से माइनस फ्लो होती है, तो ये करंट का डायरेक्शन है। अब अगर आप ये ले लेते हैं, अपने राइट हैंड लेते हैं और अंगूठे और दो उंगलियों को इस तरीके से 90 डिग्री पे कर लेते हैं, तो अंगूठा बताता है मोशन, और ये पहली इंडेक्स फिंगर बताती है फील्ड, और ये इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी सीधे, और मोशन ऊपर की तरफ, इस डंडे को, रॉड को ऊपर ले जा रहे हो, तो ये अंगूठा आपको दे देगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मिल गई। तो यहां पर आपको बेसिकली मोशन ऊपर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इधर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से मिल जाएगी। ये फैराडे का राइट हैंड रूल है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। अगली बात देखते हैं कि भाई जब ये मोशनल ईएमएफ करते हो तो कितना करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। इस कंडक्टर के अंदर जो L लेंथ का कंडक्टर था, तो ईएमएफ बना, इसके एंड के बीच में बनता है ईएमएफ E। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, ये वैल्यू हो गई किसकी? इंड्यूस्ड करंट की इन दिस कंडक्टर। और E की वैल्यू BLV थी, तो BLV अपॉन R, इसको याद कर लीजिएगा जिससे आसानी से काम बन जाए। फोर्स इस मूवेबल आर्म में कितना लगाना पड़ेगा? जब आप इसको घुमाते हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, तो एक फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपोज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है, तभी ये मोशन कर पाएगा। तो वो फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछते हैं। तीसरी कि कितना पावर डिसिपेटेड है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, यानी आप इसको मूव कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो कितनी पावर इसको देने वाले आप हैं। तो इस पावर की वैल्यू होती है मैकेनिकल पावर की F इंटू वी, यानी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। इस फॉर्मूले को भी याद रखिए जैसे पूरी चीज क्लैरिटी की तरफ चली जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है तो इंड्यूस्ड करंट का मतलब ही है कि इंड्यूस्ड चार्ज मोशन कर रहे होंगे, तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो रिलेशन चीज होता है डेल्टा फाई अपॉन आर के बराबर। यहां ध्यान रखिएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज यानी E जो होता है वो डिफाई बाई dt पर डिपेंड करता है, जबकि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो डिफाई बाई dt पर डिपेंड नहीं करता, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन
रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इट डिपेंड्स ऑन टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको ध्यान रखिएगा, ई है ना डी फाई बाई डी टी, बट डेल्टा क्यू इज ओनली डेल्टा फाई अपॉन आर। ये बात मैंने यहां लिखी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बातें बाल की खाल निकाली जाती हैं आप में। अब अगला टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन। अब क्या होता है कि एक मान लीजिए कॉइल आपने लगा रखी है, और जब आप सर्किट क्लोज करते हैं तो यहां पर जब क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू इसमें बढ़ती है। जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चेंज इन करंट है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, करंट की वजह से चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा। तो इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है तो एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो इस वाले जो करंट है या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है जो इस करंट का विरोध करती है। यानी कि उस कॉइल में स्वयं खुद ही एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है जो मेन करंट का विरोध कर रही है जब तक करंट चेंज होती है तो, यानी मोमेंटरली। और जब करंट की स्टेडी वैल्यू हो जाएगी, स्टेडी वैल्यू का मतलब 5 एम्पियर अगर करंट जानी है, 5 एम्पियर फ्लो करने लगेगी, तब ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो ये स्विच ऑन करते वक्त और स्विच ऑफ करते वक्त आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगी, और इस करंट का जब स्विच ऑन करोगे तो अपोज करे हुए, और जब स्विच ऑफ करोगे तो ये करंट घटेगी, तो इंड्यूस्ड करंट उसका सपोर्ट करने लगती है, उसी डायरेक्शन में पैदा होने लगती है। तो क्योंकि ये सेल्फ खुद में ही सब हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब स्वयं, खुद में ही। तो ये सेल्फ इंडक्शन की कहानी है। अब इस सेल्फ इंडक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं। दो तरह के फॉर्मूले निकाले जाते हैं, दो मेथड हैं इसकी डेफिनेशन के। एक तो होता है कि जितनी करंट है उतना फ्लक्स है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल को लिख सकते हो फाई अपॉन आई, ये पहली डेफिनेशन है। और जो फ्लक्स का, जो एल का यूनिट होता है आपका, वो हेनरी होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दूसरा जो डेफिनेशन का तरीका है वो E इज इक्वल टू माइनस एल डिफाई बाई डी टी है। तो L निकालोगे, माइनस साइन छोड़ दो अगर, वो तो साइन बना डायरेक्शन बताने का काम आता है। तो L की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन डिफाई बाई डी टी। तो इससे भी हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर आप कर दो तो आपको L की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको भी पकड़ के रखिएगा। अब एक एक्सपेरिमेंट आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या है कि यहां पर एक बल्ब को बल्ब के पैरेलल में हमने एक ज्वाइन कर दिया है कॉइल, और इसमें रिएस्टोट की मदद से केवल बहुत ही कम करंट फ्लो कराते हैं, जिससे ये बल्ब फेंटली जलता है, टिमटिमाता है, बहुत धीरे जलता है। उसके बाद जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं, हम देखते हैं बल्ब की रोशनी एकदम से बढ़ जाती है, मोमेंटरली, क्षण भर के लिए काफी तेज जलता है बल्ब, फिर बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है पूछते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसके करंट को ऑफ करते हो, करंट खत्म करते हो, तो मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट थी, तो एक झटके में 0 एम्पियर की तरफ बढ़ती है। तो डिफाई बाई डी टी अगर आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा चेंज हो रहा है। तो इस चेंज, जब ये चेंज होता है तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो इस करंट को चेंज होने से बचाने की कोशिश करता है। इंड्यूस्ड करंट का यही तो काम है कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो ना होने दे, अपोज करे। तो ये इसी डायरेक्शन में आपको करंट सपोर्ट कर देता है। तो मोमेंटरली तेज जलता है बल्ब, उसके बाद तो भाई एनर्जी है ही नहीं, तो करंट बल्ब तो बंद हो ही जाएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आता है, मैंने कहा रिवाइज करा दूं, ये आपके सामने ले आऊं। अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ l है। यहां पर स्मॉल n को हम बताते हैं लीनियर टर्न डेंसिटी से। मतलब लीनियर टर्न डेंसिटी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल एन उसको शो करते हैं। तो ये फॉर्मूला पहला आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, जो कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर स्मॉल n की जगह आप कैपिटल N अपॉन L पुट कर देंगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये भी, इस दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस स्मॉल एन और कैपिटल एन का फर्क है। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल रख देते हैं आप, तो मटेरियल का लिए
म्यू नॉट के साथ म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी और ऐड कर देंगे, ऐड करने का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे सॉफ्ट आयरन डाल दिया आपने, एन स्क्वायर ए बाई एल। एल डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, तो देखिए एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और जो इसके अंदर मटेरियल भरा है आपने म्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। इन चीजों पे ये डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सामने आपके लेके आ रहा हूं। अगला टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में अपने स्वयं में ही कांड हो रहा था, म्यूचुअल जब चीजें होती तो म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोग, पेयर होना। तो यहां पर दो कॉइल ले ली जाती, मान लीजिए प्राइमरी कॉइल है जिसमें हम स्विच ऑन या ऑफ करेंगे, और सेकेंडरी कॉइल में हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ये जांचने के लिए कि इसमें करंट फ्लो हुई कि नहीं। तो जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो बदलता है। तो ये फ्लक्स इसमें भी जा रहा है, तो ये फ्लक्स इसमें बदलता है, जिसकी वजह से यहां करंट पैदा हो जाती है, इंड्यूस करंट, मोमेंटरली, कुछ क्षण के लिए। फिर जब स्टेडी करंट हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। जब इसको स्विच ऑफ करोगे तो ऐसे ही करंट यहां पैदा होगी, लेकिन पहले वाले की जगह उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगी। तो ये जो कांड हो रहा है इसे बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी एक कॉइल में करंट वेरी करने से दूसरे कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, ये फिनोमेना, दिस इज नोन एज ए म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में एक टर्म आता है जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे एम से शो करते हैं। एम का भी दो तरह से आप डिफाइन करते हैं, एक होता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितना करंट आप फ्लो करोगे प्राइमरी कॉइल में उतना ही फाई सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड हो जाएगा। करंट बढ़ाई तो फाई भी बढ़ गया। तो एम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम लगा लेते हैं, एम की वैल्यू फाई अपॉन आई है। तो ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, और आई किसका है, प्राइमरी कॉइल का। तो इसको आईपी लिख दो, इसको सेकेंडरी, जिसे और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा भैया, सेकेंडरी में। तो ई एस इक्वल टू माइनस एम डिफाई बाई डी टी, तो एम की वैल्यू ई अपॉन डिफाई बाई डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर डिफाई बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा आपका, जिसे आप एम से शो कर रहे हैं। ये डेफिनेशन इसकी हो गई जो आपको क्लैरिटी देती है। अब एक आती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक्चुअली जब M12, ये मान लीजिए कॉइल लिखा है, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2, तो कॉइल 1 का मतलब है जब इसमें करंट बदल रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड कॉइल में चेक कर रहे हैं, इसको लिखते हैं M12 से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, ये इसके लिखने का मतलब है। अब अगली बार क्या करो कि इसको प्राइमरी ले लो, इसको सेकेंडरी, यानी गैल्वेनोमीटर यहां लगा दो और करंट इसमें चेंज करो। तो इसको लिखते हैं M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। आप समझ पाए ना। तो अब ये इसमें अच्छी बात क्या होती है कि इनमें से M12 बराबर M21 दोनों बराबर होते हैं, M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही है। कहने का ये मतलब क्या है कि इन दोनों में से प्राइमरी कौन सी ली गई है और सेकेंडरी कौन सी ली गई है, इससे एम को फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई प्राइमरी ले लो, कोई सेकेंडरी ले लो, एम विल बी सेम, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इनके पेयर का, इनके जोड़े का प्रॉपर्टी होता है, अकेले का नहीं है। इसलिए कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड का एम निकालते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में जानना जरूरी है। तो यहां पर हमने दो कॉइल ले ली है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन तो दो कॉइल के बीच में होगा। दोनों कॉइल की सिंप्लिसिटी रखने के लिए दोनों की लेंथ एक ही ली गई है, सेम ली गई है, सेम लेंथ हो गई। रेडियस दोनों का अलग है, एक का छोटा है जो ये पीच कलर या रेड कलर कह लीजिए, R1 आपको दिख रहा है, और व्हाइट कलर वाला R2 बड़ा है। तो ये बड़े में एक के ऊपर पेयर, एक के ऊपर एक लपेट मारा है हमने। और नंबर ऑफ टर्न्स देखिए N1 है इसमें, इसमें N2 है। तो म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। N1 N2 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, A है। यहां ध्यान रखिएगा जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो छोटी कॉइल का होता है, यानी ए की वैल्यू ये देखिए लिखी है, ए की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर होगा, जिसे कॉमन एरिया भी कहते हैं या छोटे वाले कॉइल का एरिया लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गलती कर देते हैं। और म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल, ये N1 N2 क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन की वैल्यू आप जानते ही हैं, कैपिटल एन अपॉन एल से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो इस तरह से दोनों बातें याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो जल्दी लगा दें न्यूमेरिकल में। तो
यहां पर ये ध्यान ये रखना है कि एरिया कॉमन एरिया है या स्मॉलर कॉइल का एरिया है, ये बात पकड़ के रखिएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले के हिसाब से देख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, N1 N2 पे डिपेंड करता है, इनके मल्टीपल पे। कॉमन एरिया ये जो ए है, यहां पे ए ले लीजिए, इस ए पे डिपेंड करता है, ए बढ़ा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ा। और रिलेटिव सेपरेशन, एक दूसरे से दूरी कितनी है, ये मान लो कॉइल है तो इससे काफी दूर अगर रख दोगे तो घट जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पास लेके आओगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का एसोसिएशन ज्यादा होगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब एक कॉइल अगर ऐसी रखी है और एक दूसरी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दोगे तो इसका जो है जो m आएगा उसकी वैल्यू पता लगा जीरो होने लगेगी, क्योंकि जो फ्लक्स एसोसिएशन है वो कम से कम होगा। तो किस तरीके से दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखा है, ओरिएंटेशन क्या है। परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इसके अंदर ये जो कि म्यू नॉट क्या हमने डाल के रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये आपके यहाँ पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, जैसे कोई बात आप चुके ना। फिर एसी जनरेटर की बात करते हैं, तो एसी जनरेटर में ई की वैल्यू जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। जो ई इज इक्वल टू, इसको एनबीए ओमेगा को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और कई जगह आपको ये ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, इसको निकालने की चर्चा की जाती है कि मैक्सिमम ईएमएफ निकालिए जिसकी वैल्यू एनबीए ओमेगा की बराबर होगा, तो इसको याद रखिएगा। और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के बराबर। ये एसी जनरेटर की कहानी है। वीडियो खत्म करने से पहले ये चीजें याद दिला दूं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के लिए आपके लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी के लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीएमबी अलग अलग, पीसीएमबी एक साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी एक साथ है। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। 20 से 25 सवाल पर चैप्टर है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फुली सॉल्व है ये, तो सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड में इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। और खुशखबरी ये है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे पीसीएम में पी, पीसीबी में पी, तो इसमें एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब किताब क्लास 12 बुक का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके दिया है, जिससे चीजें सरल हो जाए, आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, उनके स्टोर सेक्शन में जाइएगा आप, और स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहीं कई कोर्सेज आपके लिए सुटेबल मिल जाएंगे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहीं मिलेगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे आप ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।